नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार में आजादी पर लगते हैं अंकुश की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्या है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, देखेंगे कि दिन भर क्या रहा किसानों के आंदोलन का हाल और सोनिया गांधी ने कैसे किया सरकार को आगाह। और बुलेटिन के आखिर में बात फल और सब्जियों के भी बढ़ते दाम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने असम में खेला चुनावी दांव, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% सीट देने का किया वादा। कहा कांग्रेस की बनी सरकार तो महिला और युवाओं के उत्थान पर दिया जाएगा अधिक ध्यान। केरल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन। बीते हफ्ते ही श्रीधरन ने थामा था पार्टी का हाथ। केरल विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को होना है मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कल सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है टीएमसी। ममता का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना तय, शुभेंदु अधिकारी से हो सकता है मुकाबला। फिरकी के जाल में फिर फंसा इंग्लैंड। अहमदाबाद में खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों के अंतिम मुकाबले के पहले दिन 205 पर सिमटा इंग्लैंड। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 598 अंकों की गिरावट के साथ 50,846 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 164 अंकों की गिरावट के साथ 15,080 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। मोदी सरकार के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो अपनी आलोचना नहीं सुन पाती, विरोध की आवाजें दबाने की कोशिश की जाती है। सरकार संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने में कर रही है और अब इस पर अमेरिकी थिंक टैंक की ओर से भी मुहर लगा दी गई। अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लोगों की स्वतंत्रता मोदी राज में पहले से कम हुई है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखें। मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार में आम आदमी को बोलने की आजादी नहीं है। बीते साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था कि सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। देश में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई है जिसमें लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार से अलग कुछ भी बोलने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। आंदोलनकारियों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों, लेखकों, पत्रकारों, कवियों, कार्टूनिस्टों, राजनीतिज्ञों और एक्टिविस्टों पर तो इसकी गाज गिराई ही जाती रही है और उन्हें गाहे विरोध न करने और चुप रहने के लिए धमकाया जाता है। दिल्ली में कई छात्रों पर भी इस कानून का सरकार इस्तेमाल कर चुकी है। कर्नाटक में तो एक स्कूल पर ही ये मामला सिर्फ इसलिए दर्ज हो गया था क्योंकि वहां बच्चे नागरिकता कानून से जुड़ा एक नाटक खेल रहे थे। अब इसे लेकर अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में लोगों की स्वतंत्रता पहले से कुछ कम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में बदल गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल फ्रीडम और मानवाधिकार को लेकर कई देशों में रिसर्च की गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि साल 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद नागरिकों की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की स्थिति में जो तब्दीली आई है वो वैश्विक बदलाव का ही एक हिस्सा है। रिपोर्ट में भारत को 100 में से 67 नंबर दिए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष भारत को 100 में से 71 नंबर दिए गए थे। रिपोर्ट में भारत के अंक कम करने के पीछे का कारण सरकार और उसके सहयोगी पार्टियों की ओर से आलोचकों पर शिकंजा कसना बताया गया है। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में शामिल 195 देशों में से 2 को ही सकारात्मक रेटिंग दी गई है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज को कमजोर किए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई मीडिया संस्थान सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है। इसीलिए सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने मन की बात कहते हैं। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में घर में समय बिताने के लिए भारत की जनता ने कई चीजों का सहारा लिया, जिसमें सोशल मीडिया के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्रमुख रूप से शामिल रहे, जिस कारण इन प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी और साथ ही बढ़ा इनका गलत इस्तेमाल, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले 3 महीने में केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन को लेकर गाइडलाइंस तैयार करने को कहा था। लेकिन अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बयान दिया है। दरअसल हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, जिनमें से कई वेब सीरीज पर विवाद भी पैदा हुआ।
एक वेब सीरीज पर तो जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमेजॉन की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, इंटरनेट और OTT पर सिनेमा देखना आम हो गया है, इस पर अंतरंग वीडियोस तक को दिखाया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को OTT प्लेटफॉर्म्स की स्क्रीनिंग को जरूरी बताते हुए कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रोग्राम की निगरानी के लिए व्यवस्था की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपर्णा पुरोहित की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे खिलाफ करीब 10 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि वो केवल एक कर्मचारी हैं, न कि प्रोड्यूसर, जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को पुरोहित को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था और अग्रिम जमानत याचिका के आवेदन को खारिज कर दिया था। वहीं पुरोहित की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह के लोग बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के प्रतिष्ठित चेहरों को बेहद खराब तरीके से पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं और देश की सहिष्णु परंपरा का फायदा उठाते हैं। पुरोहित की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस बयान ने फिल्म मेकर्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। OTT को लेकर भी अब जल्द ही सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी अलग से चल रही है। वैसे सरकार की कोशिश तो किसान आंदोलन को समाप्त कराने की भी है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वो अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। इन सब के बीच आज किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया, जिससे सरकार में हलचल मच गई। तो क्या कहा है राकेश टिकैत ने, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को अब 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच समझौते की सूरत बनती नहीं दिख रही है। किसानों का दावा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार बातचीत का प्रस्ताव भेजे। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि प्रस्ताव तो पहले ही दिया जा चुका है। यदि किसान यूनियनें तैयार हैं तो कभी भी बातचीत हो सकती है, और यदि किसान यूनियनों के पास कोई प्रस्ताव हो तो सरकार उस पर भी विचार को तैयार है। अब सरकार जिस प्रस्ताव की बात कह रही है, किसान यूनियनें उसे पहले ही ठुकरा चुकी है, और किसान यूनियनों ने 22 जनवरी की बैठक में सरकार को इस बारे में बता भी दिया था। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद से तो सरकार ने बातचीत को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है। सरकार यदि ये सोच रही है कि किसान थक जाएगा और घर चला जाएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। किसान दिन रात मेहनत करने वाला है, वो थकता नहीं है। किसान तब तक घर वापस नहीं जाएगा जब तक बिल वापस नहीं जाएगा। सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तैयारी लंबी है, गर्मी को लेकर भी हमारी तैयारी पूरी है। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और वो पार्टी छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। इसी महीने बीजेपी के सांसदों के इस्तीफे भी शुरू होने वाले हैं। किसानों के समर्थन में बीजेपी के कई सांसद इस्तीफा देने को तैयार हैं। टिकैत के इस दावे के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है। इनमें से हरियाणा और पश्चिमी यूपी में अधिकांश सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, और यदि टिकैत के दावों को सही माना जाए तो इस्तीफा देने वाले सांसद हरियाणा या पश्चिमी यूपी के हो सकते हैं। जल्दबाजी, सीमित चर्चा और विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सदन में ध्वनिमत से कृषि कानून तो सरकार ने पास करा लिया, लेकिन सरकार की जल्दबाजी का परिणाम अब दिखाई दे रहा है। किसान 98 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे जल्दबाजी सिर्फ कृषि कानून को लेकर सरकार ने नहीं दिखाई, कई कानून इसी तरह बनाए गए। सरकार की इस नीति का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार को अपने फैसलों पर सोचने की सलाह तक दे डाली। तो आखिर क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अचानक ऐसी घोषणा की जिससे देश का हर आदमी आश्चर्यचकित रह गया था। पीएम की वो घोषणा थी नोटबंदी, जिसके बाद इसका सबसे ज्यादा असर बैंकों पर पड़ा था। वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई, जिसके बाद सरकार ने एक और घोषणा की और 1 जुलाई 2017 से देश भर में सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया।
देश की अर्थव्यवस्था फिर चरमरा गई और अब सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को अपने फैसलों पर विचार करने की सलाह दी है। दरअसल सोनिया गांधी ने एक अखबार के लिए लेख लिखते हुए कहा कि जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, उसी तरह से अब सरकारी संपत्तियों को बेचने का कदम उठाया जा रहा है। इससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों और जनता की संपत्ति को जल्दबाजी में बेचकर खजाना भरना चाहती है। सावधानी पूर्वक लागू की गई विनिवेश नीति यानी पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से भी सरकार के लिए संसाधन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उसने विनिवेश के बजाय प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई है। औने पौने दामों में सरकारी संपत्ति की बिक्री को ये कहकर सही ठहराया जा रहा है कि इससे प्रबंधन बेहतर होगा और सरकारी स्कीमों के लिए पैसा भी उपलब्ध होगा। ये कोई तर्क नहीं है। वास्तव में पीएसयू का मुनाफा तो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का नुकसान देश के हिस्से में आएगा। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया के शेयर निजी हाथों में सौंप चुकी है। अब बैंकों का नंबर भी आ गया है। साथ ही भारत में बीमा क्षेत्र की इस शीर्ष कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की तरफ कदम बढ़ाने के संकेत है। अभी हाल ही में बीपीसीएल के नतीजे आए थे, जिसमें बताया गया था कि इस साल बीपीसीएल का मुनाफा 9,000 करोड़ से ज्यादा रह सकता है, लेकिन सरकार इस कंपनी का भी निजीकरण कर रही है। अब सोनिया गांधी ने सरकार के निजीकरण के फैसलों पर सरकार को चेताया है। सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। सोनिया गांधी सरकार को नसीहत दे रही हैं कि वो जल्दबाजी में कोई काम ना करे, लोगों से चर्चा करे। लेकिन इस समय मोदी सरकार की निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टिकी हैं। बंगाल में 10 साल से टीएमसी का शासन है। यहां बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर सवार होकर सत्ता में पहुंचना चाहती है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का तोड़ ममता ने निकाल लिया है। तो क्या करने वाली है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की चुनावी रणनीति से हर कोई वाकिफ है। बीजेपी केवल हिंदुत्व के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करती है। नेताओं की जुबान पर ना विकास का नारा होता है, ना ही बुनियादी मुद्दों का। पार्टी केवल राम का नाम लेकर अपना काम बनाना चाहती है। केंद्र की सत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश की गद्दी बीजेपी ने इसी बूते हासिल की है और अब यही रणनीति वो बंगाल में भी अपनाना चाहती है, जिसके लिए अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की इसी रणनीति को फेल करने के लिए सीएम ममता बनर्जी भी पूरी तरह से तैयार हैं। वो राम का जवाब शिव से देंगी। दरअसल अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रही हैं। माना जा रहा है कि यही कारण है कि उन्होंने अपने नामांकन के लिए 11 मार्च का दिन चुना है। इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम से चुनावी बिगुल फूकेंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नंदीग्राम में अस्थायी आवास और चुनाव कार्यालय का इंतजाम किया गया है। ममता बनर्जी 10 मार्च को पूर्व मिदनापुर के हल्दिया पहुंच जाएंगी। यहां रात्रि विश्राम से पहले मीटिंग करेंगी और अगले दिन नंदीग्राम जाएंगी। नामांकन दाखिल करने के लिए शिवरात्रि को खास वजह से चुना गया है। चर्चा है कि ममता बनर्जी शिवरात्रि के लिए नामांकन भरकर संदेश देना चाहती हैं कि वो शिव भक्त हैं और इस पावन हिंदू त्योहार को जीवन के बड़े काम के लिए चुना है, क्योंकि हिंदू कोई भी बड़ा काम शुभ दिन देखकर ही करते हैं। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर चुनावी शंखनाद करके ममता बनर्जी की सोच है कि बीजेपी के जय श्री राम नारे के मुकाबले में शिव का नाम खड़ा किया जा सके। वहीं ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार की रणनीति का पूरा खाका भी तैयार किया गया है। यानी साफ है कि अब की बार बंगाल में राम बनाम शिव होगा। अब देखना होगा कि राम बीजेपी का बेड़ा पार करते हैं या फिर महादेव ममता को महाजीत दिलाते हैं। ममता बनर्जी शिवरात्रि पर नामांकन भरने की तैयारी में है। राम और शिव भले ही एक दूसरे को अपना आराध्य माने, लेकिन राजनीति में इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। वैसे एक कोशिश तमिलनाडु में भी हुई थी। किसी समय एआईएडीएमके में बड़ा कद रखने वाली वीके शशिकला ने पार्टी पर दावा करते हुए कहा था कि वो अपने हक के लिए कोर्ट तक जाएंगी, लेकिन अब अचानक एआईएडीएमके को लेकर शशिकला ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या फैसला किया है शशिकला ने, देखिए ये रिपोर्ट।
तमिलनाडु के चुनावों में अब बेहद कम समय बचा है। यहां सिर्फ एक चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता की करीबी और अन्नाद्रमुक से बर्खास्त नेता वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने की खबर ने खलबली मचा दी है। जयललिता के बाद तमिलनाडु की राजनीति में शशिकला जाना माना नाम है। 3 साल पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले वीके शशिकला ने जयललिता की समाधि पर जोर जोर से 3 बार हाथ मारा था। तब कहा गया था कि शशिकला ने ये शपथ ली है कि जेल से बाहर आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में आकर वो जयललिता की विरासत संभालेंगी। इसके बाद शशिकला सजा काट कर जब वापस आई तो उनका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसके बाद माना जा रहा था कि शशिकला अब एक बार फिर से तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय होंगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले शशिकला के इस फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया है। बीते दिन शशिकला ने घोषणा की कि वे खुद को राजनीति से दूर कर रही हैं। शशिकला ने कहा कि मैं तमिलनाडु में AIADMK की सरकार बनना सुनिश्चित करने के लिए राजनीति छोड़ रही हूँ। AIADMK की जीत के लिए भगवान और मेरी बहन जयललिता से प्रार्थना करूंगी। अब देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति क्या मोड़ लेती है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब हर ओर दिखाई देने लगा है। महंगाई के बोझ से आम जनता परेशान दिखाई दे रही है। लोग सरकार की ओर देख रहे हैं कि शायद कोई राहत मिल जाए, लेकिन सरकार की ओर से जवाब यही आता है कि विकास चाहिए तो परेशानी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन अब ये परेशानी अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। महंगाई का असर सब्जियों पर भी पड़ने लगा है, जिसके बाद आम लोगों पर आने वाले महीनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। बढ़ती हुई महंगाई ने जनता की नाक में दम कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम का असर अब फल और सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक फरवरी माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। फरवरी महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर ने माल भाड़े में इजाफा किया है। दिल्ली मुंबई के भाड़े में 8% का इजाफा हुआ है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े में वृद्धि का असर सभी सामानों पर पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खत्री के अनुसार महामारी, लॉकडाउन और बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इससे चिकन से लेकर अंडों की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हुई है। अब होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल खुलने वाले हैं। 1/3 मांग अंडे, चिकन और दूध की होटल, रेस्टोरेंट से आती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।